एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब बीपीएससी आयोग हर साल शिक्षक भर्ती की वैकेंसीज निकालेगा। जैसे कि वो पीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, वैसे ही अब वो शिक्षक भर्ती भी निकालेगा। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में अभी यहाँ पे बिहार बीपीएससी आयोग ने एस्टेट का नोटिफिकेशन निकाला है। ठीक है, एस्टेट का नोटिफिकेशन निकाला है और इसके माध्यम से टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसीज़ हैं वो आएंगी और उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको, एस्टेट का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एस्टेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ एक शॉर्ट लाइन में। एस्टेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जैसे कि आप किसी एग्ज़ाम किसी स्टेट का टेट देते हैं, जैसे किसी स्टेट का, जैसे कि हरियाणा का एस्टेट हो गया, सी टेट हो गया या यूपी टेट हो गया, वैसे ही ये यहाँ का एस्टेट है। एस्टेट क्या है, वो टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसीज़ आएंगी, मतलब 11th-12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए और 9th-10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए, यहाँ पे जो फॉर्म आएंगे, जो पोस्ट आएंगे, उसके लिए आपको एस्टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। इसमें आपको 150 में से 75 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। ओके, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग एक उसमें आ जाएगी, कब आएगी ये मैं बता सकता हूँ। नेगेटिव मार्किंग है भी और नहीं भी है। वो कैसे क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने हैं। इसके फॉर्म आपके आज से स्टार्ट हो जाएंगे। 14/12/2023 के अपराह्न 4:30 बजे शाम के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 2/1/2024 तक फॉर्म इसके स्वीकार किए जाएंगे। इसका जो एग्ज़ाम है वो आपको आगे मैं बताऊंगा कब होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो आपके 2 जनवरी तक आपका फॉर्म रहेगा। उसके बाद में आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे और इसी के माध्यम से आप टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो हम आते हैं अब आप कैसे आपको जो फ़ोटो अपलोड करने के कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी हम बात कर लेते हैं। 20 KB से 100 KB तक आपका फ़ोटो रहेगा। 3 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर तक आपका ये फ़ोटो रहेगा। साइज़ जो है वो आपका 10 से 50 KB होना चाहिए, सिग्नेचर जो भी है। ओके, उसके बाद में आपने कोई भी, मतलब जैसे नॉर्मल फ़ोटो जो आप खिंचवाते हैं ना पासपोर्ट साइज़ की, वैसे ही आपकी फ़ोटो यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे वो आप देख लीजिए। यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, 12th का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों की मतलब यहाँ पे बात की जा रही है। तो जो आपका मार्कशीट होगा वो और सर्टिफिकेट होगा, दोनों यहाँ पे बात की जा रही है। फिर स्नातक का और पीजी का यहाँ पे आपने, अगर आपको टीजीटी का मतलब कहते हैं ना उच्च माध्यमिक का भरना है, आपको पेपर 2 के लिए 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 2 के लिए अगर आप भरना है तो आपको पीजी होना अनिवार्य है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट हों आप। और अगर आप पेपर 1 के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन ही मान्य है। आपने ग्रेजुएशन अगर किया है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो पेपर 1 का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बीए, जो आपने बीएड भी आपने कर रखा हो, मेन चीज़ ये है आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी बीएड भी होनी चाहिए। ओके, तो बीएड वाले बच्चे ही जो हैं टीजीटी पीजीटी और एसटेट का फॉर्म फिल कर पाएंगे, तो इसीलिए बीएड भी यहाँ पे अनिवार्य है। बाकी यहाँ पे एससी एसटी और जो रिजर्वेशन वगैरह हैं उन सब को लेकर यहाँ पे बात कही गई है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप साइन करेंगे डिक्लेरेशन फॉर्म में, तो वहाँ पे आपके जो यहाँ पे देखिए बता दिए, कैपिटल लेटर में साइन नहीं करना है, अदरवाइज़ आप उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई भी हेल्पलाइन लेनी है तो यहाँ पे अपना हेल्प ले सकते हैं, नंबर यहाँ पे दिया गया है। एंड उसके बाद में यहाँ पे एक नॉर्मल सा यहाँ बताया गया है कि आप अगर आपका फॉर्म गलत हो चुका है तो आप जो करेक्शन की डेट, कोई भी डेट नहीं निकाली जाएगी। वो आप फॉर्म अगर फिल कर रहे हैं तो उसी में अपना फॉर्म जो है वो अपना करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं टीजीटी को लेकर के कि टीजीटी का जो फॉर्म है उसमें कैसे क्या आपको फॉर्म फिल करना है और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि पेपर जो है वो नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं रहेगी। ठीक है, और पेपर जो है वो 1 अंक का रहेगा, जैसे कि आपका सीटेट और यूपीटेट देते हैं बस वही है। और बाकी आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो इसमें उसकी जो मात्रा है, उसके जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा रहेंगे। और 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 रहेगा माध्यमिक के लिए, मतलब 9th-10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए, और पेपर 2 होगा उच्च माध्यमिक, मतलब 11th-12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड दिए हैं। जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे कोड जो है, विषय कोड, वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी है कि ग्रेजुएशन आपका हुआ हो और साथ ही साथ में आपका बीएड भी कंप्लीट हो गया हो। ठीक है, रनिंग में बीएड आपका नहीं मान्य है और एसएसटी में भी सेम यहाँ पे वही है। अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे बीएससी बीएड हो या फिर बीए बीएड हो। ओके, फिर यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे सेम चीज़ वही है कि आप अगर फिजिकल एजुकेशन से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन फिजिकल एजुकेशन में हो। सेम इट इज़ म्यूजिक में भी, सेम इट इज़ ललित कला विषय में भी, और सेम इट इज़ नृत्य विषय में भी। मतलब जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं आपकी क्वालिफिकेशन उस सब्जेक्ट में आपकी होनी चाहिए।
ओके। फिर आते हैं विशेष विद्यालय अध्यापक में। इसमें है कि आपने बीएड तो किया ही हो और 50% आपके अंक हो। जो 45% वाले जो मार्क्स हैं ना, जिसमें लिखा हुआ है कि 45% मार्क, देखिए यहाँ पे एक मैं बता दूँ, एक बच्चे का कमेंट आया था, सर कि मेरा जो है वो ग्रेस के थ्रू मैं पास हुआ हूँ, तो क्या सर मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ फॉर्म फिल करने के लिए आपको, देखिए एक पॉइंट बताता हूँ कि यहाँ पे एक बच्चे का ग्रेस लगा हुआ था। ग्रेस का मतलब होता है कि आपके 2 नंबर कम हो तो आप स्कूल की तरफ से आपको 2 नंबर का ग्रेस मिलता है और आप पास हो जाते हैं, अगर आप फेल होते हैं तो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ कि उस बच्चे ने पूछा था कि सर क्या मतलब मैं सब इंग्लिश से करना चाहता हूँ तो, और उसमें मेरी ग्रेस आई हुई है, तो मैं क्या फॉर्म उसके थ्रू फिल कर सकता हूँ? सेकंड ग्रेड का उसको एग्ज़ाम देना था। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए लिखा है विनिर्दिष्ट विषय, या तो आपके उस विषय में 50% हो, ठीक है। अदरवाइज आपका पूरा विषय समूह, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन में आपके 50% हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस सब्जेक्ट से फिल कर रहे हैं उसमें आपके 50% होना ज़रूरी ही है। ठीक है। विषय समूह जो आपने फाइनल ईयर का जो विषय समूह आपका सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन बनता है जिसको हम कहते हैं, वो आपका अगर उसमें भी ऑल ओवर भी अगर आपके 50% हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया हूँ। अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ में। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है विषय समूह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, टीजीटी के लिए अगर आपने गणित किया है तो गणित में मैथमेटिक्स में क्या करना है, टीजीटी से अगर आप टीजीटी मैथमेटिक्स से फॉर्म फिल करते हैं तो गणित के साथ में भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, या फिर इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो हैं उनमें जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने गणित की विशेषज्ञता हासिल की हो। इसी क्रम में अगर आप स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता सम्मिलित जो भी है वो भी माना जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे है विज्ञान को लेकर के। विज्ञान में आपका जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री में यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन की बात कही जा रही है कि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। ठीक है। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी भी आती है। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी किया हुआ है तब भी आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। ओके। एसएसटी में भी यहाँ पे सेम वही चीज़ कही गई है। एसएसटी वाले बच्चों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यहाँ पे जो विषय है उसमें आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। ठीक है। जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल हो। मतलब ये 4 विषय हैं, इसमें से आपने 2 सब्जेक्ट, मतलब इसमें इतिहास और भूगोल में से कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी है कि आपने लिया ही हो बीए में। ओके। और अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री ली है तो वो भी इसमें मान ली जाएगी कि हाँ आपने इतिहास लिया है। फिर आता है भाषा से संबंधित विषय। तो भाषा में आपने किसी भी जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, मतलब हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, बांग्ला हो, तो आपने उस सब्जेक्ट में कहते हैं ना, उस सब्जेक्ट से आपका स्नातक होना मतलब ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया गया है कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण की किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी विशेष उपाधि के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। अब समझ में यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोलूँगा, वो मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर एनसीटीई की इतनी ही वैल्यू थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई का जो नोटिफिकेशन था उसको फिर कैंसिल क्यों किया है? ठीक है। मतलब एनसीटीई का जो नोटिफिकेशन जारी होता है वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाता है, तो बहुत बड़ी चीज़ है कि एनसीटी की फिर क्या ही क्रेडिबिलिटी रहेगी जब आपको वहाँ पे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। ओके। चलिए यहाँ पे आते हैं अब पीजीटी को लेकर के। तो पीजीटी में यहाँ पे एक चीज़ कही गई है कि यहाँ पे जो बच्चे पीजीटी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, सेम इट इज़ जो टीजीटी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे सेम क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देनी है। बस कंपलसरी यहाँ पे ये है कि आपका पीजी होना चाहिए। यहाँ पे आपको पीजी के अकॉर्डिंग जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो डिसाइड होंगे। ठीक है। और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कोड जो आपके यहाँ दिए हुए हैं वो आपको एज इट इज जो होंगे वही आपको फिल करने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सभी सब्जेक्ट का दिया हुआ है, इवन यहाँ पे एग्रीकल्चर का भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं वो भी अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। और कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पे सेम वही है कि आपने DOIC से ए लेवल का उपाधि ग्रहण की हो। फिर यहाँ पे सेम इट इज़ है कि आपने BE BTech किया हो, आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, ठीक है, MCA किया हो, BCA किया हो, या फिर PGDCA किया हो। ठीक है। और बी मान्यता यहाँ पे देखिए लिखा है टोइक से स्तर बी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर, मतलब आपने पीजी किया हो, पीजी लेवल का आपका डिप्लोमा हो, और अपना फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। या फिर MCA का 3 वर्षीय कोर्स जो 6 सेमेस्टर्स में होते हैं वो आपने किया हो। अब यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है।
देखिए, यहाँ पे जो बच्चे कंप्यूटर एप्लीकेशन से फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उनके लिए यहाँ पे बीएड अनिवार्य नहीं है, कि उनका बीएड जो है वो कंपलसरी नहीं है, वो बीएड के लिए उनको एग्जेम्प्टेड है, वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं इस जगह पे, कंप्यूटर साइंस इसमें नहीं है, पीजी में कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट रो में। यहाँ पे दिया हुआ है संगीत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आप देख लीजिए। सब फिजिक्स के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे ये रहेंगे, केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे ये रहेंगे, इकोनॉमिक्स के लिए, कॉमर्स के लिए, बॉटनी जोलॉजी और मैथमेटिक्स के लिए ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेंगे। अब आप देख लीजिए कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो आपने किए हैं, ठीक है। बाकी हिंदी और बाकी जो सब्जेक्ट के लिए हैं वो नॉर्मल है, उसमें आपका पीजी होना चाहिए, बस इंपॉर्टेंट यही है। बट अगर आप यहाँ पे मैथमेटिक्स, जोलॉजी, बॉटनी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स से अगर आप करते हैं तो आपके इन सब्जेक्ट से आपके वो होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा पेपर वन। पेपर वन जो है वो पीजी के लिए, टीजीटी के लिए होगा, मतलब 9th-10th के बच्चों के लिए। उसमें आपका जो सिलेबस है वो आपका वही 9th-10th तक के बच्चों को के लिए होगा और 11th-12th की तरह रहेगा। और अगर आप पीजी के लिए अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें आपका पूरा सिलेबस आएगा बीएससी का। अगर आपने बीएससी किया है, बीए किया है, जो भी किया है, तो मतलब ग्रेजुएशन का आएगा और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आएगा। और टीजीटी मतलब जो आप पेपर वन के लिए कर रहे हैं, तो पेपर वन में आप मान के चलिए कि जो ग्रेजुएशन तक आपने पढ़ाई की है तो वहाँ तक आपका सिलेबस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। तो 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से आएंगे, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, और 50 नंबर जो है वो आपके नॉर्मल ऐसे ही पूछेंगे, शिक्षण कला और अन्य दक्षताएँ, पेडागोजी समथिंग इस पे बेस पे रहेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सिलेबस है एक तरीके से। नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पे छूट क्या है, मतलब मैक्सिमम आपकी 37 एज होनी चाहिए। वैसे वैसे 40 जो अनारक्षित पुरुष हैं वो 37 और महिलाएं हैं उनको 40 ईयर्स, ठीक है। और बाकी पिछड़ा वर्ग जो जिनको रिजर्वेशन मिला है उनकी 40 ईयर्स, और अति पिछड़ा वर्ग इनको भी 40 ईयर्स, और अनुसूचित जाति जनजाति यहाँ पे 40 to 42 ईयर्स के लिए आपकी एज रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये पात्रता परीक्षा मैं फिर से आपको बता दूँ, यहाँ पे इसके माध्यम से आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। जी, आप क्वालिफिकेशन अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे जो जब भी फॉर्म आएंगे, और ये आजीवन मान्य है, जो सर्टिफिकेट है ये आजीवन है, ये वैलिड है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सामान्य के लिए आपको 50% अंक लाने पड़ेंगे, और पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 45.5%, अंतिम पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, और यहाँ पे सेमिटेज 40% रहेगा, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कि पेपर वन पेपर टू के लिए सभी मतलब जो उत्तीर्ण रहेंगे इनको एक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। वो आपको प्रमाण पत्र, उसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहेगी। फीस यहाँ पे आपकी 960 रुपये, और पेपर दो अगर आप भरते हैं पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए, तो आपकी यहाँ पे 1440 रुपये रहेगी। मतलब ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी वालों के लिए, एससी एसटी के लिए यहाँ पे फीस थोड़ा सा कम रहेगी, बाकी सभी के लिए वही इक्वल फीस रहेगी, चाहे अदर स्टेट से हो चाहे आप। अदर स्टेट से याद आया, यहाँ पे जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अदर स्टेट वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे। तो यहाँ पे अदर स्टेट अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, वो यूपी एमपी, बस आपको थोड़ी बहुत भोजपुरी लैंग्वेज, मतलब एक हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी है। अब तमिल, कन्नड़, तेलुगु वाले तो फॉर्म यहाँ पे नहीं भर सकते, अगर अदरवाइज उनको हिंदी बस आनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया चलेगी, और सीबीटी मतलब ऑनलाइन आपका ये एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको ये एग्ज़ाम होगा, ओके। अब यहाँ पे आते हैं नेगेटिव मार्किंग को लेकर के। देखिए, उदाहरण स्वरूप किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर 76 है, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन होता है और नॉर्मलाइजेशन में उसका स्कोर आता है 74.90%, तो आप मतलब कह सकते हैं ना 74.90 मार्क्स आपके आते हैं, मतलब 150 में से 74.90 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप वहाँ पे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए जाएंगे। मतलब आपके 75 तो होने ही चाहिए मार्क्स, और 75 से एक पॉइंट भी अगर कम होता है तो आप वहाँ पे कहते हैं ना अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए जाएंगे, आप वहाँ पे फेल घोषित कर दिए जाएंगे, ओके। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की, देखिए समझिए यहाँ पे, यद्यपि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव जो है वो आ सकता है। मतलब यही है कि जैसे कि आपके 76 हैं और आपने बहुत ज़्यादा जो है आपने गलत आंसर्स वहाँ पे दे दिए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर में आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो इस तरीके से हो सकता है कि आपके 1-2 नंबर वहाँ पे घट सकते हैं, 2 या 3 नंबर आपके वहाँ पे कम हो सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं प्रवेश परीक्षा की अवधि।
यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे और टाइमिंग मैंने आपको बता ही दी है। तो ओवरऑल ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप एस्टेट एग्ज़ाम दीजिए। लास्ट टाइम में बहुत से बच्चे पहचान तक नहीं पाए थे, जान नहीं पाए थे कि एस्टेट एग्ज़ाम कैसे आया, फॉर्म फिल करना है, कन्फ्यूज़ हो गए थे कि आखिर वो फॉर्म आया ही क्यों है। ठीक है, हालांकि बहुत से बच्चों ने फॉर्म भी फिल किया था, लेकिन कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ, कुछ बच्चे समझ भी नहीं पाए थे कि फॉर्म आया और फिल हो गया और लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया, और लोगों का जो भी फेज़ 2 में एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें उन्होंने फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम भी दे दिया। ठीक है, तो अब फेज़ 3 की वैकेंसीज आएंगी, उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर रहना है। और एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिया है कि अगस्त के टाइम में हो जाएगा। मैं भर्तियों की बात कर रहा हूँ, इसका एग्ज़ाम आपका आई थिंक दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे संभावित तिथि जो है एस्टेट की, वो ये है कि 1/3/2024 से 20/3/2024 तक, मतलब ये मार्च में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, फॉर्म अभी फिल कराए जाएंगे और एग्ज़ाम आपका 1/3/2024 से 20/3/2024 तक आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो सेकंड रहेगा, एस्टेट जो है 2 बार रहेगा, और सेकंड आपका जो रहेगा वो आगे रहेगा, मतलब जून जुलाई जुलाई के बाद में आपका स्टार्ट होगा, और इसका जो रिजल्ट है वो आपका मई 2024 में आ जाएगा। मतलब मार्च अप्रैल मई, 1 महीने 1.5 महीने लगेगा, और आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका मई में आ जाएगा। ठीक है, और ये संभावित तिथियाँ हैं, ये फिक्स नहीं है कि आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिए अपना। कोई भी डाउट है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो आपको यहीं पे मिलते रहेंगे। तो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।